जो भी पढ़ो इस वीडियो के बाद उसको ऐसे पढ़ना थ्योरी सेक्शन को कि पूरा पढ़कर जाओ। ऐसा ना हो कि उसमें भी आप कुछ ना कुछ छोड़ते हुए चलो। तो थ्योरी पढ़ के भी सच में आपके, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात बोल रहा हूं, आपके नंबर 35 प्लस 40 के आसपास आ सकते हैं। न्यूमेरिकल थोड़े। हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आपकी सीबीएसई की 12th क्लास के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और लास्ट वीडियो में एक लेके आया था जिसमें मैंने बताया था कि 45 प्लस मार्क्स कैसे लें। उसके अंदर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की भी बात की थी। उसमें मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज की बात की थी। तो कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर न्यूमेरिकली तो नहीं होते, उनका क्या करना है। देखो ऐसा है कि अब न्यूमेरिकल बेस तो पेपर आने लगा है। तो अब जैसे आपको एमसीक्यू करने हैं तो उनके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो फॉर्मूले इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक माइंड मैप की शीट बनाई है जिसपे मैंने सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो एक साथ लिख दिए हैं और बहुत सारी थियरी भी उसमें लिख दी है। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका लिंक जो है हम आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थ्योरी पे आते हैं कि सर क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ के एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें से 35 टू 38 39 मार्क्स की थ्योरी आती है। डेरिवेशन जिसमें सिर्फ 7 नंबर की होती है, बाकी थ्योरी होती है। सब ये थ्योरी क्या होती है? तो जैसे कोई भी डेरिवेशन आपने फॉर एग्जाम्पल किया, फिर कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, तो एक तो होता है जिसमें कुछ डिराइव किया, वो डेरिवेशन हो गई। उसके अलावा जो भी समझाया गया वो थ्योरी होती है। और कई बार तो डेरिवेशन से ही थ्योरी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो चैप्टर है, चैप्टर 1, उसमें एक डेरिवेशन बड़ी फेमस है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। अब डेरिवेशन सब लोगों ने पढ़ी है। अब उस डेरिवेशन के बाद में एक रिजल्ट आता है कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। जब भी डायपोल को 0 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और वरना अगर थीटा की वैल्यू 180 हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये थ्योरी है बेटा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी पढ़ो इस वीडियो के बाद उसको ऐसे पढ़ना थ्योरी सेक्शन को कि पूरा पढ़कर जाओ। ऐसा ना हो कि उसमें भी आप कुछ ना कुछ छोड़ते हुए चलो। तो थ्योरी पढ़ के भी सच में आपके, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात बोल रहा हूं, आपके नंबर 35 प्लस 40 के आसपास आ सकते हैं। न्यूमेरिकल थोड़े बहुत तो कर ही लोगे यार, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में वो कौन कौन से थ्योरी के टॉपिक्स हैं। तो पहला, सबसे पहले इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल पढ़ना है, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, उनकी डेरिवेशंस पढ़नी है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काट के थ्योरी टॉपिक्स लिख देता हूं, है ना, थ्योरी टॉपिक्स, क्योंकि हम न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे हैं, तो थ्योरी टॉपिक्स की बात करें। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इनकी दोनों की डेरिवेशन पढ़नी है। अब डेरिवेशन कर ली तुमने, E इक्वल टू, यानी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, एक मिनट रुको जरा, मुझे जगह दे लिखने की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन का डेरिवेशन आपको याद है वो कितना था? वो था 2kp अपॉन में r क्यूब। ठीक है जी, ये डेरिवेशन था। और एक्सियल इक्वेटोरियल का फॉर्मूला था -2 माइनस ऑफ केपी अपॉन में r क्यूब। यानी कि इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल था 0 डिग्री, और इसके बीच में एंगल था 180 डिग्री। ये थ्योरी होती है बेटा। अलग से सवाल पूछ लेगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट डायपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। और इक्वेटोरियल और डायपोल मोमेंट का एंगल पूछ लेगा तो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस प्रकार के डायरेक्ट सवाल थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए बोल रहा हूं, डेरिवेशन तो करोगे, टॉपिक तो करोगे, उसको कंप्लीट करोगे, उसको आधा अधूरा नहीं पढ़ोगे। उसके बाद टॉर्क वाले डेरिवेशन से मैं बता रहा था, टॉर्क का पूरा पूरा डेरिवेशन आता ही आता है, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा। उसके बाद गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट भी पढ़नी है बच्चों, और उसकी एप्लीकेशन भी करनी है। गॉस थ्योरम की जब स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना बच्चों, जैसे आपने इमेजिन करो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब ये तो तुमने थ्योरी पढ़ ली। उसके साथ में अगर आप कहीं पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल देखो, जैसे इमेजिन करो मैंने छोटा सा न्यूमेरिकल बना दिया कि एक क्लोज सरफेस है, इस पे चार्ज यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, और बाहर पड़ा हुआ है चार्ज Q4, और हमें दो ऑप्शन दी थी कि बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे लिखा है फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। भाई Q4 को हमने कंसिडर नहीं किया। और दूसरा ऑप्शन लिख रखा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इसके अंदर Q4 है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्लक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस थ्योरम, चार्ज तो सिर्फ इनक्लोज वाला आता है ना, यानी भर वाला नहीं आएगा ना। यानी कि ये स्टेटमेंट ठीक होगी, ये वाली फॉल्स हो गई, मतलब ये ऑप्शन ठीक होगा, ये गलत हो गया। इस तरीके से आपको अपना थ्योरी पढ़ना है। तो अगले 7 दिन 8 दिन जितने भी आपके पास हैं,
अगर आप सिर्फ थ्योरी भी पढ़ जाओगे इस वीडियो में जितना भी मैंने लिखा हुआ है, तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि आपके 35 प्लस मार्क्स आने ही आने, कोई रोक ही नहीं सकता बेटा। ठीक है जी, चलो जी दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें क्या क्या आता है, ई का फॉर्मूला माइनस डीवी बाई डी आर ही फॉर्मूला आता है। अब इस डेरिवेशन को करते वक्त माइनस साइन बीच में आ गया, सभी माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है जी, उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल केपी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इसका डेरिवेशन पूरा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन हुआ करती थी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी इंटू 1 माइनस टी बाई डी इंटू डी 1 माइनस के, एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था ना, अरे लिख ही देता हूँ ना यार, लो देखो ये फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को, फॉर्मूला बताया फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू सी नॉट के टर्म्स में लिख लेते हैं 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये पूरी डेरिवेशन जो है ये सर ये इंपॉर्टेंट है, इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। अब न्यूमेरिकल जो है ना एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, शायद 2.8 एग्जाम्पल है ये, डेरिवेशन कर ली तो एग्जाम्पल भी कर ले, डेरिवेशन का पार्ट है भाई वो, है ना। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी का दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था के Q1 Q2 अपॉन में आर, लेकिन जब इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Q1 इंटू वी एक्सटर्नल प्लस Q2 इंटू वी एक्सटर्नल प्लस के Q1 Q2 अपॉन में आर। अब इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है और एनसीईआरटी में इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल भी है, 2.2 और 2.3 एक न्यूमेरिकल है, वो भी कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा काम। ठीक है जी, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर यानी कि हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ QV या फिर हाफ Q स्क्वायर बाई सी, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले I इज इक्वल टू वी ना, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, उसके बाद अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन। और अगर आपको याद आए, किसने पढ़ रखा हो तो भैया ये ओम्स लॉ की डेरिवेशन वाला ही पार्ट है ना। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में जब आपको बोला लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, आप एनसीईआरटी खोल रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, एनसीईआरटी खोल के दिखाता हूं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में ये देखो ये आ गया लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब आपको पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं दिखाएगा, दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो में, थोड़ा सा मैं कैमरा के पास लेता हूं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ वाला चैप्टर एनसीईआरटी का, इसमें एक ग्राफ भी बना रखा है, एक ग्राफ भी बना रखा है, एक ग्राफ भी बना रखा है। जब आप लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ याद कर रहे हो तो आप क्या याद करोगे, साथ साथ इसे ग्राफ याद कर लोगे। हो सकता है एग्जामिनर सीधा ग्राफ दे दे कि भैया जब लिमिटेशन पढ़ रहे हो तो डायोड के केस में ओम्स लॉ वैलिड क्यों नहीं होता, उसका ग्राफ बनाओ, या फिर गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ दे रखा है कि वो जो वीआई का ग्राफ होता है वो यूनिक नहीं होता, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये क्या क्या बातें बोल रहा हूं। तो ये ग्राफ भी आपको होने चाहिए। उसके अलावा रो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है ना, यानी कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। अब एनसीईआरटी का ही है ये वाला भी, देखो पता नहीं वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट हाँ देखो ये डेरिवेशन, ये हमारा जो है ग्राफ है, ये कॉपर का ग्राफ बना रखा है, मतलब मेटल का ग्राफ बना रखा है, ये अलॉय का ग्राफ बना रखा है, और ये जो है ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ बना रखा है। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है बेटा कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो टॉपिक पूरे करने बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ डेरिवेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उसकी एक वीडियो मैंने अलग बनाई है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो करनी है, लेकिन इन डेरिवेशन के अलावा जो थ्योरी पूछी जाती है वो थ्योरी तो पूरी करके जाएगा ना बेटा, तो वो सारे टॉपिक बता रहा हूं मैं थ्योरेटिकली। ठीक है जी, उसके अलावा रो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हो गया। उसके अलावा केसीएल और केवीएल। अब केसीएल मान लीजिए आपसे पूछा किरचॉफ करंट लॉ, अब किरचॉफ करंट लॉ में आप देखो मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया कि यहाँ पे एक रजिस्टर R1 है या R2 है या R3 है या R4 है या R5 है, इसमें यहाँ पे जंक्शन में अंदर यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, और कौन बाहर निकल रहा है, I3 I4 एंड I5 बाहर निकल रहा है। तो सम ऑफ दीज करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, सम ऑफ दीज थ्री करंट विल बी इक्वल टू I4 प्लस I5। अगर आप ये डायग्राम बनाया हो तो क्या मजा ही मजा आ जाएगा भाई साहब। किरचॉफ की ढंग से स्टेटमेंट और उसका डायग्राम, सिमिलरली किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी लूप रूल का ऐसा ही एक डायग्राम और उसकी स्टेटमेंट अगर आप ढंग से कर लो तो भाई आपके नंबर कोई टीचर काट ही नहीं सकता। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज की डेरिवेशन यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी P अपॉन में Q इक्वल्स टू R अपॉन में S, यानी R1 अपॉन में R2। हमें याद नहीं आ रहा क्या, वो हमने एक डायग्राम ऐसे याद नहीं कर रखा था, ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम था, याद करो। तो मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और यहाँ पे क्या है बेटा गैल्वेनोमीटर है।
तो यहाँ पे हमने बैटरी वगैरह लगा रखी है इस तरीके से, तो R1 अपॉन में R2 अगर R3 अपॉन में R4 के बराबर होगा तो गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसको डिराइव करने के लिए एग्जाम में आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी, ठीक है ना। चलो जी, उसके अलावा बात करते हैं अगले चैप्टर की, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर और ऑन द एक्सिस। कौन सी डेरिवेशन पूछ रहे हैं सर यहाँ पे? यहाँ डेरिवेशन पूछ रहे हैं बेटा कि मान लीजिए जैसे कि हमारे पास ये एक हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, करंट इसमें आई पास कर रहा है, रेजिस्टेंस इसका रेडियस इसका आर है, तो एक्स डिस्टेंस की दूरी पे जाके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। उसके अलावा इसके सेंटर पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला था, यहाँ था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। चलो जी, अगला आ जाता है, इसमें लिखा हुआ है एसीएल, एम्पियर सेकेंड लॉ। एम्पियर सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट और एम्पियर सेकेंड लॉ का प्रूफ यहाँ लिख देता हूं, एसीएल प्रूफ। एम्पियर सेकेंड लॉ का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है 4.8, वो एक वायर ले रखी है एक क्रॉस सेक्शन की जिसका रेडियस ए दे रखा है, और उसमें पूछा गया है कि एक्सटर्नली यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ऑन द सरफेस ऑफ वायर कितना होगा, तो वो डेरिवेशन ही है, वो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप। टॉर्क का मामला याद होगा अगर आपको कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप रख दूं, ये मान लीजिए हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रख दिया, मान लीजिए इसकी साइड एल ये और बी ये है, और इसमें से करंट हमने पास करा दिया, तो उस पर टॉर्क लगता था, याद करो, BINA साइन अल्फा। तो इसका डेरिवेशन भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप। उसके बाद फोर्स ऑन एंड बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स। डेरिवेशन बता देता हूँ कौन सी वाली है। ये जो मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, एल लेंथ का, एरिया ए का, अगर मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं थीटा एंगल पे, तो उसका फोर्स का फॉर्मूला होता था, याद करो, BIL साइन थीटा। इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 2024 में तो ये डेरिवेशन आई भी है बेटा, तो इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर दो पैरेलल वायर्स के बीच में जो करंट पास कर रहा है और ये डिस्टेंस इनके बीच का r है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में r। ये भी है, और इसी के साथ में अगर आपको याद हो कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया था व्हाट इज 1 एम्पियर। तो जो भी टॉपिक थ्योरी का पढ़ के जाओगे उसको पूरा करना है, ये बहुत जरूरी बात मैं बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो जी, उसके बाद MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अब जैसे इमेजिन करो आपसे MCG पूछा, अब आप याद करो MCG करते वक्त हमने एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर प्लेस किया था इन द कोर। हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया था जिसके ऊपर जो आर्मेचर होता है, जिसके ऊपर हम अपनी कॉपर की कॉइल बाउंड करते हैं, और उसके अंदर हमने क्या प्लेस किया था, सॉफ्ट आयरन का कोर। सॉफ्ट आयरन का कोर क्यों प्लेस किया था। फिर नीचे अगर आपको याद हो MCG में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसा होता था बेटा, है ना। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आर्मेचर था ऐसे, इसके ऊपर हमने कॉइल लपेटी हुई थी ऐसे, बीच में सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लगा दिया, और नीचे हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगाया था। स्प्रिंग लगाया था किसका, फॉस्फर ब्रॉन्ज का। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग क्यों लगाया था, क्योंकि सर फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो के होता है टॉर्शन कांस्टेंट वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि थ्योरी में जो है 35 नंबर का पेपर आएगा, 40 नंबर का पेपर आएगा, सच्ची में आएगा, क्योंकि इनको टॉपिक्स को ढंग से पढ़ना है। अगर आपको किसी भी मोमेंट पे लगे कि नहीं यार ये सारे चैप्टर्स तो नहीं हो पा रहे, तो जो सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं वो करना, लेकिन वो पूरे करके जाना, ठीक है जी। चलो जी, ये MCG आ गया, और उसके बाद उसका कन्वर्जन की हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और इनटू वोल्टमीटर। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे आ जाते हैं। इसके अंदर पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उनके सारे एग्जांपल्स लर्न करने हैं और उनका डिफरेंस लर्न करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक PDF भी डाल दूंगा जिसमें आपके पैरा डाया और फेरो के जो डिफरेंसेस हैं वो लिखे हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद उसका बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। EMI पे आ जाते हैं। EMI में फ्रेडे लॉ की जो स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करनी है ना, पूरा स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि फ्रेडे ने क्या कहा था। उसके बाद लेंज लॉ की स्टेटमेंट लर्न करनी है और हाउ इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके अलावा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट, और उनके बाद इनकी डेरिवेशन L और M की, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन कौन सी, म्यू नॉट N स्क्वायर A/L और म्यू नॉट N1 N2 A/L की, इसकी डेरिवेशन करनी है। उसके बाद AC की स्पेसिफिकली बात करें तो ओनली L सर्किट, ओनली C सर्किट, LCR सीरीज सर्किट विद अ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बेटा, ठीक है ना। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं बोलूं कि भैया ये टॉपिक इस साल के लिए क्वेश्चन 2025 में आ सकता है, वो ये है AC जनरेटर
उसका डायग्राम, उसकी पूरी वर्किंग, और ट्रांसफॉर्मर, हाँ ट्रांसफॉर्मर याद होगा, ट्रांसफॉर्मर की पूरी वर्किंग, उसका पूरा डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए 2025 के लिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 8, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में बेटा सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस, उनके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उनके याद करने हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी में, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है। एक्चुअली मैं पेज नंबर इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज ये एनसीईआरटी मेरे हाथ में पुराने वाली है। तो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, शायद आप लोगों को दिखाई दे वीडियो में, एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में ना वेवलेंथ रेंज भी दे रखी है, प्रोडक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और डिटेक्शन कैसे होता है, वो सारे आपको लर्न करने हैं। और एनसीईआरटी में ना 2-3 न्यूमेरिकल हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के, वो कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट के न्यूमेरिकल किए कैसे जाते हैं। बस इतना, ठीक है जी। तो यहां पे हमारी फर्स्ट बुक खत्म होती है बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड बुक। और सेकंड बुक में जो सबसे बड़ा चैप्टर आता है, सबसे पहले रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या करना है आपको, सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में आपको याद करना है कि टीआर क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है, और उसका एप्लीकेशन क्या है। सर एप्लीकेशन कौन कौन सी थी उसके अंदर ना बेटा, याद करो, पोरोप्रिज्म हुआ करता था, जो कि ऑब्जेक्ट की इमेज को 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री से घुमा देता है, ठीक है। उसके अलावा एक एक डेरिवेशन थी, अगर आपको याद हो, ये तो बहुत डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। म्यू, म्यू की जगह एन भी लिख सकते हो वैसे आप, तो म्यू टू अपॉन में माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन में वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस यू टू अपॉन में आर। अगर किसी किताब में एन लिखा हो तो फॉर्मूला बन जाएगा एन टू अपॉन में माइनस यू प्लस एन वन अपॉन में वी इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू अपॉन में आर। इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन भी आपको करनी है। उसके बाद बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रिज्म पे न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे सर, आप तो न्यूमेरिकल के मना कर रहे थे, देखो प्रिज्म के अंदर न्यूमेरिकल ही आएगा। और कमाल की बात यह है, अगर आपने प्रिज्म थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लिया तो आप उसका न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, बिकॉज ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। कहाँ से कर सकते हो, पीवाईक्यू से कर सकते हो, और यूट्यूब पे मेरी क्लास भी पड़ी हुई है प्रिज्म की, उसके बाहर न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए। उसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसके डायग्राम और मैग्नीफाइंग पावर पूरे करने हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो सेजिग्रिन टेलीस्कोप होता है उसका डायग्राम भी करना, और उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, एडवांटेजेस ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उनके ओवर उसकी एडवांटेज क्या होती है। आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो, कि जो टेलीस्कोप होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसके अंदर मिरर यूज होते हैं, इसलिए वहां पे स्फेरिकल एब्रेशंस नहीं होती, उसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशंस नहीं होती। देखो मैं ये तो बोल रहा हूं, सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, ये थ्योरी है बेटा। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आपने बनाना सीख लिया। अब बताओ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग होता है जिसमें मिरर लगे होते हैं, रिफ्रैक्टिंग होता है जिसके अंदर लेंसेज लगे होते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग ज्यादा बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि अंदर उसके अंदर स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता, उसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, इजी टू हैंडल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, देयर आर सो मेनी रीजंस, ठीक है जी। उसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अगर कर पाओ तो न्यूमेरिकल ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी जरूर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स का स्टेटमेंट पढ़ लेना, याद कर सकते हो, हाइगन का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं ना, स्टेट हाइगन्स लॉ या हाइगन्स प्रिंसिपल, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। और उसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके एंगल आई बराबर आर यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना, और स्नेल्स लॉ को प्रूव करना। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए अगेन बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। उसके अलावा इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट कि उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। इसके अलावा मैं एक चीज यहां पे और ऐड करना चाहूंगा, जब आप फ्रिंज बनाते हो ना इंटरफेरेंस पैटर्न की बेटा, तो इसके अंदर कहीं कहीं ब्राइट फ्रिंज बनती है, कहीं कहीं डार्क फ्रिंज बनती है। तो क्या डार्क फ्रिंज की कंडीशन है, क्या ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है। सर आप इतनी सारी थ्योरी बोल रहे हो, कहां मिलेगी। अबे भाई वो जो माइंड मैप बनाया है ना मैंने, जो मेरी एप्लीकेशन में पढ़ा है, मैंने उसका वीडियो भी डाला था, ऑल्दो पेड है, 199 रुपीज का है, लेकिन साहब उसमें पूरी शीट पे हर एक कॉन्सेप्ट को छोटा करके लिखा हुआ है। भला मैं सच्चे में बोलूं तो सेकंड बुक का यानी इसके आगे का इतना इजी और इतना डिस्क्रिप्टिव मैंने माइंड मैप बनाया, भाई साहब किसी किताब में हो ही नहीं सकता। मैं लिखकर गारंटी से बोल रहा हूं ये बात, वो परचेज कर लेना तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ आई विच इज इक्वल टू 4i0 cos square 5/2, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सिंगल स्लिट यानी कि डिफ्रैक्शन का एंगुलर पोजीशन का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों के इंटेंसिटी वेरिएशन। इंटेंसिटी वेरिएशन कौन से होते हैं सर, अगर आपको याद हो, इंटरफेरेंस में पैटर्न ऐसे बनता था, याद करो, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बनता था,
और डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न बनता था वो ऐसे बनता था, इस तरीके से, इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। दोनों के पैटर्न बनाने आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन के अंदर सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें पूरा सेटअप कैसे बनाया जाता है वो, उसके अलावा ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, न्यूमेरिकल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब साहब यहां पे हम नहीं, मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकते, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। और सर ये फॉर्मूला बेस्ड है यार, इसलिए कह रहा हूं कर ले, न्यूमेरिकल बिल्कुल जीरो करना हो ही नहीं सकता, आपको करने पड़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल जरूर करने, ठीक है सर। ये न्यूमेरिकल कहां से कर सकेंगे, हम कहां से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जो आप बोल रहे हो? मेरी ना एक पेपर लीक की सीरीज चल रही है, मैंने उसमें सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो करवा रहा हूं, आप वो सीरीज के न्यूमेरिकल कर लेना बस। न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम हो गया, थ्योरी तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, उसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कहां से करें, जो आप कह रहे हो वो हमारी जो पेपर लीक सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें क्वेश्चन मैं सारे करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो जी, उसके अलावा न्यूमेरिकल ऑन दिस, अगेन ये वाले न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कहां से करने हैं वो पेपर लीक सीरीज से करेंगे सर आपकी। उसके बाद बात करते हैं बेटा एटम्स के। एटम्स के अंदर आपको एक डेफिनेशन लर्न करनी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच की, एक फॉर्मूला याद करना है आपको इंपैक्ट पैरामीटर का, थ्योरी, सिर्फ थ्योरी, ठीक है। उसके अलावा लर्न फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट, और इसके एक्सप्रेशंस पूरे पूरे लर्न होने चाहिए। नाउ न्यूमेरिकल ऑन एनर्जी स्पेक्ट्रम, ऑल पीवाईक्यू और फॉर पेपर लीक सीरीज। फिर वो न्यूमेरिकल करने के लिए मना किया था आपने, अरे भाई न्यूमेरिकल किए बिना काम नहीं चलेगा फिजिक्स में, ऐसा बोल ही नहीं सकता कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लो। अरे कुछ तो न्यूमेरिकल करोगे, जो न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, भाई वो तो कर ही लेगा ना यार, पेपर लीक सीरीज ज्वाइन कर लियो भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। चलो जी, न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में न्यूमेरिकल ऑन मास डिफेक्ट, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बोले जा रहे हो सर, न्यूमेरिकल बात बनेगी नहीं न्यूमेरिकल के बिना बेटे, और मैं कहता रहा हूं मैं करवा रहा हूं तो चिंता क्यों कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी का कर्व विद ऑल दी सिंबल्स ऑन इट, ठीक है जी। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई सेमीकंडक्टर के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जिस भी किसी बच्चे ने अभी तक सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा हो, वो बच्चा सेमीकंडक्टर सबसे पहले खत्म कर लो। आखिरी के 4-5 दिन में ऐसा लगेगा, आई गए में 4-5 दिन कि साहब ये चैप्टर नहीं होगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर है, एंड द बेस्ट पार्ट है सबसे स्कोरिंग है। अगर 7 नंबर का चैप्टर आया और आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम्हारे 5 नंबर तो पक्का पक्का है, और तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तो 7 के 7 पूरे पक्का। क्या क्या आएगा सर सेमीकंडक्टर में? अनबाइज्ड पीएन जंक्शन, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ते हैं तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दो प्रोसेस होती हैं, वो दोनों आपको आनी चाहिए। उसके अलावा वीआई ग्राफ फॉर फॉरवर्ड बाइस एंड आरबी यानी कि रिवर्स बाइस, एक फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ आपने ऐसे बनाया था और रिवर्स बाइस का ग्राफ आपने ऐसे बनाया था, दोनों ग्राफ आने चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट अगेन 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है कि रेक्टिफायर आएगा, फुल रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर विद डायग्राम एंड वेवफॉर्म। सर ये कहां से पढ़ेंगे? वो भाई साहब वो पीडीएफ बना रखे, भाई साहब पीडीएफ जो है वो माइंड मैप का बाप है, वो उसमें सब बना रखी है, तो मैं माइंड मैप नहीं खरीदने मत खरीदो भाई, किसी भी किताब को लेके पढ़ लो, समझ में आ गया। वैसे तो 200 रुपये की है, इससे ज्यादा की तो मैंने चॉकलेट खरीद ली होगी चॉकलेट डे पे, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं खरीदनी मत खरीदो, लेकिन भाई ये जो टॉपिक बता रहा हूं ना ये सारे टॉपिक पढ़ जरूर लो, ठीक है जी। इनके अलावा भी मैं आखिरी में यानी कि 15th को एक पीडीएफ डालूंगा विच इज ऑन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को एक बार देख जाना, और हो सके बिकॉज वो सोल्यूशन के साथ आएगी, हो सकेगा तो उनके सोल्यूशन जो समझ में ना आ रहे हो तो याद कर लेना, कॉन्सेप्ट जो है वो याद कर लेना। बाकी जो भी मैं आगे पेपर लिख सीरीज ले रहा हूं उसको आप कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन की लिस्ट भी दे रहा हूं, वो भी आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे बने रहें तो आपको मैं जरूर अच्छे नंबर दिला पाऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।